सबसे पहले हम देखते हैं अजय राज। अजय राज और इसकी निश्चित समय काल का भी हमें पता लगता है इतिहास से। अजय राज, अजय राज के हमें समय का भी पता लगता है कि ये 1105 ईस्वी से और 1133 ईस्वी के बीच में अजमेर का शासक रहा। कौन भाई? अजय राज रहा। याद रखना इसके समय काल। हालांकि आजकल एग्जाम में इस तरह के समय काल का ये आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जो प्रमाण हमें मिलते हैं 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी के बीच अजमेर का शासक कौन रहा? अजय राज रहा। ये पहला प्रतापी शासक, प्रथम प्रतापी शासक, प्रथम प्रतापी। और प्रतापी का अर्थ क्या होता है भाई? प्रतापी का अर्थ होता है शक्तिशाली शासक, किसी का मुकाबला कर सके, सामने से हिम्मत होनी चाहिए। सबसे प्रतापी शासक, पहला प्रथम प्रतापी शासक अजमेर का कौन हुआ? अजय राज। समय काल क्या है? 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी का समय काल हमें मिलता है। देखिए कि कैसे प्रतापी शासक हुआ ये। इसके काल के हमें चांदी व तांबे, चांदी व तांबे के सिक्के मिले। सिक्के, सिक्के मिले। किसके सिक्के मिले? अजय राज के। और उस चांदी और सिक्कों पर इसके नाम खुदे हुए थे। कौन सा? अजय देव। अजय देव नाम से ये सिक्के चला करते थे। अर्थात सिक्के के वो चलाते थे जो पावरफुल होते थे, प्रतापी होते थे, उनकी मतलब शक्ति की पराकाष्ठा होती थी, वही लोग। तो चांदी और तांबे के सिक्के मिले। किसके? अजय देव के। अजय राज के समय के इनके नाम के जो चांदी और तांबे के सिक्कों से अनुमान लगाया जाता है कि ये सबसे पहला प्रतापी शासक था। साथ ही में देखिए इसकी रानी का नाम था, पत्नी का, वाइफ, मैडम का नाम था इसका सोमलेखा, सोमलवती भी बोलते हैं। सोमलवती, सोमवती, सोमवती। और सिक्कों पर क्या नाम लिखवाया? सिक्कों पर नाम लिखवाया अपनी रानी का भी, मैडम का नाम भी। सिक्कों पर सोमलेखा नाम के सिक्के चलाए। सोमलेखा नाम के सिक्के चलाए। क्या बात है। उस समय भी देखो ये राजा भी महिलाओं को कितने अधिकार, कितने सर्वोच्च सम्मान दिया करते थे। पत्नी के नाम से सोमलेखा सिक्का चलाया। किसने? अजय राज ने। तो देखिए अजय राज ने पहला प्रतापी शासक 1105 से 1113 ईस्वी चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। अजय देव नाम से चलाए। सोमलवती, सोमवती अर्थात सोमलेखा इनकी रानी का नाम था। और सोमलेखा लिखा हुआ नाम का चांदी के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। ये किसकी रानी थी? अजय राज की। तो इसके प्रतापी होने के प्रमाण मिलते हैं हमें इन सिक्कों से। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि किस धातु के सिक्के थे? चांदी और तांबे के। सोने के नहीं थे भाई, चांदी और तांबे के सिक्के थे। और अजय देव नाम से इसने यहां पर अपने नाम खुदवाए और अपनी रानी सोमलेखा नाम से भी सिक्कों पर नाम लिखवाया था। तो बिल्कुल देखिए नेक्स्ट जो हम देखेंगे अजय राज के बारे में ही कि अजय देव इसने देखिए, अब मैंने राजधानी बताई थी ना आपको पहले, अहिच्छत्रपुर बनाई थी किसने? आपकी वासुदेव चौहान ने। 1113 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में ये आपकी अरावली पर्वतमाला और बीच में यहां पर बना दिया एक दुर्ग। बीच में एक दुर्ग बना दिया। और ये दुर्ग किसने बनवाया भाई? ये दुर्ग 1113 ईस्वी में अजमेरू दुर्ग, अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। इसका प्राचीन नाम था गढ़ बीटली, गढ़ बीटली। वर्तमान इसका नाम जो है, वर्तमान नाम वो क्या है? तारागढ़। क्यों पड़ा सब समझेंगे हम। अजमेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया भाई? अजय राज ने करवाया। अजमेरू, इसका प्राचीन नाम क्या? गढ़ बीटली। वर्तमान नाम क्या? तारागढ़। इसे अरावली का अरमान भी कहा जाता है। अरावली
का अरमान भी कहा जाता है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। मध्य अरावली का ताज भी कहा जाता है। मध्य अरावली का, क्योंकि अरावली है, अरावली के बीच में ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उस जगह ये बना हुआ है। 873 मीटर ऊंचाई है इसकी, तारागढ़ की 873। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़। देखिए 1113 ईस्वी में अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया किसने? अजयराज ने। इसका प्राचीन नाम क्या था भाई? गढ़बीटली इसका प्राचीन नाम था। वर्तमान नाम इसका क्या है? तारागढ़ है। इस तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, अरावली का अरमान भी कहा जाता है। याद रखिए अजमेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजयराज ने करवाया। वर्तमान नाम तारागढ़। अब ये वर्तमान नाम क्यों तारागढ़ पड़ा, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये तारागढ़, ठीक है। अब वर्तमान नाम क्यों पड़ा? एक मेवाड़ है, मेवाड़, और मेवाड़ का राजकुमार था पृथ्वीराज सिसोदिया। ये पृथ्वीराज चौहानों में नहीं था, ये सिसोदिया वंश का था, पृथ्वीराज सिसोदिया। और ये बहुत तेज चलता था, पैदल जब चलता था तो घोड़े की टाप के बराबर चलता था, बहुत तेज चलने वाला था। मतलब ऐसे लगता था जैसे उड़ रहा हो। तो इसका इतिहास में नाम ही क्या पड़ गया? उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। उड़ना राजकुमार कौन? मेवाड़ का पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रानी थी, इसकी मैडम थी, और मैडम का नाम था तारा। इसकी आंखों का तारा थी। जब भी कहीं जाता तो तारा को साथ जरूर लेके जाता। ये तारा सोचती भाई ये तो बहुत फास्ट चलता है, मैं कैसे चल पाऊंगी, लेकिन क्या करे, मैडम को सर ने कह दिया तो जाएगी। अब मैडम को कहा कि चल तारा घुमा के लेके आता हूं, क्योंकि ये घूमता फिरता रहता था, चलता रहता था। एक दिन इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने कह दिया कि चल तारा अजमेर की घुमाई करके आते हैं, घूम के आते हैं। इसने कहा चलो। ये दोनों तैयार और अजमेर की तरफ चल दिए मेवाड़ से। अब तारा आई, दोनों साथ साथ फटाफट से जल्दी, क्योंकि तो चलता ही फास्ट था, तारा भी कोशिश करती थी, चलने लग गई थी। तारा के पांव का घुंघरू टूट गया, पांव की पायल का क्या टूट गया? घुंघरू। और ये घुंघरू कहां टूट कर पड़ा? ये घुंघरू अजमेर के पास में एक जगह है जहां पर वर्तमान में आरपीएससी का भवन बना हुआ है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का। वहां पर इस तारा का पैर की पायल का घुंघरू टूट गया। आज इस जगह का नाम क्या है? घुंघरा घाटी। ये देखना, जब भी आप आरपीएससी का एग्जाम दो या कोई आरपीएससी का भी कोई भी आता है एड्रेस, तो उसके नीचे लिखा आता है घुंघरा घाटी अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो ये घुंघरा घाटी में क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग कौन से स्थान पे, कौन सी घाटी में बना हुआ है? घुंघरा घाटी में बना हुआ है। पृथ्वीराज सिसोदिया और तारा दोनों कहां पर आ गए? इस अजमेर उद्रग में रहने लगे। कुछ समय के लिए रुके यहां पर। रुकने के बाद में इसने इस दुर्ग की क्या करवाई? मरम्मत कराई। किसने? इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्या करवा दी? इसमें टूट फूट थी वो सुधरवा दी। टूट फूट सुधरवाने के बाद में अपनी मैडम तारा के नाम पर इस दुर्ग का क्या नाम कर दिया? तारागढ़। देखिए कितनी महिलाओं की इज्जत किया करते थे वास्तव में। अभी देखा अजयराज ने अपनी पत्नी के नाम से सिक्के चलाए, सोमलेखा नाम से। इधर पृथ्वीराज सिसोदिया ने दुर्ग का नाम ही रख दिया क्या? तारागढ़ दुर्ग। क्या गजब का प्रेम था, प्यार था, ये था। देखिए तो ये तारागढ़ नाम इसलिए पड़ा। तो याद रखना है अजमेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था भाई? अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था अजयराज, और इसने चांदी तांबे के सिक्के चलाए। इसी से प्रमाणित होता है कि ये पहला चौहानों का प्रतापी शासक था। अपनी रानी का नाम भी उन पे लिखवाया, सोमलेखा नाम से सिक्के चलाए। फिर इसने अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम प्राचीन गढ़बीटली था, वर्तमान में क्या है? तारागढ़ नाम है। मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका मरम्मत करवाई और अपनी पत्नी तारा के नाम से इस दुर्ग का क्या नाम रख दिया? तारागढ़ नाम रख दिया। इसे अरावली का अरमान भी कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि इस अजयराज ने 1113 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी? 1113 ईस्वी में
1113 ईस्वी में इस अजयराज जी ने क्या काम किया? अजमेर नगर की स्थापना की। किसकी? अजमेर नगर की स्थापना की। देखिए गजब का क्वेश्चन आने वाला है। नगर की स्थापना की और अजमेर को क्या बनाया? अजमेर को बना दिया क्या? राजधानी बना दी। क्या बना दी? राजधानी। चौहानों की राजधानी छत्रपुर से अजमेर ले जाने वाला व्यक्ति कौन था? अजयराज था, जिसने अजमेर नगर की स्थापना की और अजमेर नगर की स्थापना करके और अजमेर को ही चौहानों की क्या बना दी? राजधानी बना दी। तो ये आपका था क्या? आपका अजयराज। अब देखिए इसके लिए ये याद रखना है आपको, 1113 में अजमेर नगर की स्थापना करने वाला, इसकी नींव रखने वाला कौन था? अजयराज था। इस अजमेर को राजधानी पहली बार किसने बनाया? अजयराज ने बनाया। अजयराज देखिए कैसा स्वाभिमानी व्यक्ति है। जब लास्ट समय वृद्धावस्था थी तो इसने क्या कहा अपने बेटा को? अर्णवराज मेरे पास आ। अपने बेटे अर्णवराज को बुलाया कि अर्णवराज बोला इधर आ बेटा, और ये कहा कि ये राजबाट अब मेरा समय नहीं है और मैं वृद्ध हो चुका हूं, ये राज सत्ता राजकुमार को सौंप देनी चाहिए इसके माइंड में। तो अर्णवराज को बुलाया किसने? अजयराज ने। अजयराज को बुलाया कि बेटा मेरे जीते जी ही ये राजपाट तेरे को दे रहा हूं। तो ये जीवत ही, मरने के बाद होता था राज तिलक। इसने अजयराज ने अपने जीते जी ही राजपाट त्याग दिया था। किसके नेतृत्व में? अर्णवराज को राजा बना दिया था। किसने? अजयराज ने। और खुद ने क्या धारण कर लिया था? संन्यास धारण कर लिया था। देखिए संन्यास पहले ऐसे होते थे, राजा होते थे। जैसे आप भर्तृहरि के बारे में पढ़ोगे तो भी ये है कि पहले वो उज्जैन के राजा हुआ करते थे और फिर बाद में क्या किया? तपस्या की, संन्यास धारण किया। वैसे ही अजयराज ने भी एक बड़े अच्छे प्रतापी शासक थे, नगर की स्थापना की, राजधानी चेंज की, सिक्के चलाए, प्रताप, इतना बढ़िया शासन व्यवस्था। लेकिन फिर भी जीते जी ही क्या किया कि अर्णवराज के पक्ष में गद्दी का त्याग करके और इसको राजा बनाया। और आप स्वयं ने क्या धारण कर लिया? संन्यास। तो याद रखना अजमेर के चौहान वंश के किस राजा ने संन्यास धारण किया था? अजयराज ने। और जीते जी ही अपनी राजगद्दी किसको दे दी थी? अपने बेटे अर्णवराज को दे दी थी। तो ये बात हमने किसके बारे में पढ़ी? अजयराज के बारे में पढ़ी। देखिए अजयराज के बाद में कौन शासक बनता है? अजयराज के बाद में शासक बनता है अर्णवराज। कौन बनता है भाई? अर्णवराज। अर्णवराज यहां का कहां का शासक बनता है? अजमेर का। और 1133 ईस्वी से 1153 ईस्वी में ये शासक बनता है। इसके कार्यकाल का भी पता लगता है। जैसे 1105 से 1133 अजयराज जी बने, फिर बने अर्णवराज। गजब का, बहुत अच्छे फैक्ट आएंगे, बहुत अच्छी चीजें हैं। अर्णवराज स्टार्ट करने से पहले फिर मैं बता देता हूं कि इसकी दो रानियां थी, पत्नी थी इसकी रानियां। एक तो थी कांचन देवी, ये गुजरात की थी, और एक रानी का नाम था सुधवा। सदवा भी आ जाए तो कोई डरने की बात नहीं थी, नहीं है। ये कहां की थी? मारवाड़ की। और ये कलचुरी की थी। कहां की? गुजरात। कलचुरी कहां पर पड़ता है? गुजरात। दो रानियां। इसके बेटे हुए 3। इसके बेटे कितने हुए? 3 बेटे हुए। एक तो कौन सा हुआ? जगदेव। एक हुआ विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। और एक कौन सा हुआ? देवराज। देवराज। और एक कांचन देवी से बेटा हुआ। सदवा से तो कितने हुए? 3, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ और देवराज। कांचन देवी से बेटा कौन हुआ? सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान। और सोमेश्वर चौहान की रानी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी किसकी पत्नी थी? सोमेश्वर। इसके बेटे कौन हुए? 2 बेटे हुए, पृथ्वीराज थर्ड और हरिराज। हरिराज। इसका बेटा अभी मैंने बताया था पृथ्वीराज सेकंड, और इसका बेटा मैंने अभी बताया था और गांगी।
अपार गांगे। इतिहास में कुछ नहीं, ये घरों की बात है, बड़े घरों की बात है कि इतिहास में उसका बेटा फलाना हुआ, उसका बेटा ये हुआ, इसने ये काम किया, बड़े घरों की बात चलती है। पैसे वाले होते हैं उनकी भी चलती है, तो इनके भी, ये भी बड़े घराने थे, पैसे बात चलती। अर्णोराज की रानी सदवा, सदवा के बेटे जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ और देवराज। विग्रहराज चतुर्थ का बेटा अपार गांगे और इस जगदेव का बेटा पृथ्वीराज सेकंड। देवराज का कोई सोमेश्वर चौहान, किसका? कांचन देवी का, इसके बेटा पृथ्वीराज थर्ड और हरिराज। इसकी रानी का नाम था कर्पूरी देवी, क्योंकि इसको याद रखना जरूरी है, पृथ्वीराज सेकंड की मम्मी थी ये, और ये जब नाबालिग था तो पूरा राजपाट किसने संभाला था? कर्पूरी देवी ने ही संभाला था। अब देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं अर्णोराज जी के बारे में। ये सब बातें अर्णोराज जी की हैं। अर्णोराज जी के बारे में देखते हैं। इनको आनाजी भी कहा जाता था, आनाजी, आनाजी भी कहा जाता था, आनल देव भी कहा जाता था, आनल देव, अनल देव भी कहा जाता था, अनल देव भी कहा जाता। किसको? अर्णोराज जी को। अर्णोराज जी को क्या कहा जाता था? आनाजी, आनल देव, अनल देव। इसकी उपाधियां मिलती हैं, कुछ उपाधियां मिलती है। एक तो मिलती है इसकी उपाधि महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज। आपने सीरियल देखे होंगे, उसमें बोलते हैं ना, महाराजा धीराज पधार रहे हैं। तो जैसे ही ये उपाधि महाराजा धीराज की बहुत होती थी, सब दरबार में बैठे होते थे, वो खड़े हो जाते थे। महाराजा धीराज की उपाधि। एक उपाधि कौन सी? परमेश्वर की उपाधि, परमेश्वर। और एक उपाधि कौन सी? परम भट्टारक की उपाधि, परम भट्टारक। ये किसकी उपाधि बता रहा हूं मैं? अर्णोराज की उपाधि बता रहा हूं। ये नाम थे इसके, आनाजी, अनलदेव, अनलदेव, ये नाम। पत्नियां मैंने बताई, सदवा और कांचन देवी। ये तीन उपाधियां आपको याद रखनी है, महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं है ये क्वेश्चन आ सकता है कि तीन उपाधियां दे रखी है। अब देख लो, ऐसे आ जाए, थोड़ा सा सिंपल मैं बताता हूं। निम्नलिखित में से अर्णोराज की उपाधि नहीं है। ए में आ जाए महाराजा धीराज, बी में परमेश्वर, तीसरे में परम भट्टारक और चौथे में आ जाए प्रताप लंकेश्वर। तो आपको कौन सा करना है? प्रताप लंकेश्वर, क्योंकि तीनों आपकी याद है, महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक। प्रताप लंकेश्वर किसकी है? सोमेश्वर चौहान की है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये बातें। तो महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि किसकी है? अर्णोराज की। दो विद्वान भी रहा करते थे इसके दरबार में, जैन विद्वान, जैन विद्वान, धर्मघोष, धर्मघोष और आपके देवघोष। धर्मघोष और देवघोष दो विद्वान रहा करते हैं, देवघोष। तो याद रखना, धर्मघोष और देवघोष किसके दरबार में जैन विद्वान रहा करते थे? अर्णोराज साहब के दरबार में ये विद्वान रहा करते थे। अर्णोराज, आनाजी, आनलदेव, अनलदेव, ये इसके नाम थे। महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, ये इसकी उपाधियां थी। जैन विद्वान, धर्मघोष, देवघोष, ये इसके दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में भाई? अर्णोराज के दरबार में ये जैन विद्वान रहा करते थे। अब देखिए आनाजी के बारे में। इसके आनाजी कहें, ये जब अजमेर का शासक था, ये जब अजमेर का शासक था तो नागौर को केंद्र बनाया किसने? तुर्कों ने। नागौर, और नागौर को केंद्र बनाकर तुर्क, इसको क्या बना लिया? केंद्र। किसने बनाया? तुर्कों ने। और ये नागौर को केंद्र बनाकर एक जगह रहकर इस जगह को अपना मैन अड्डा बनाया और इसके चारों तरफ ये क्या करने लगे? आक्रमण करने लगे। अब नागौर के तट की सीमा किसकी करती थी? अजमेर की। तो ये तुर्क थे। नागौर पर आक्रमण करने के बाद में, इसको अड्डा बनाने के बाद में, ये किस तरफ बढ़े? अजमेर की तरफ बढ़े। कहां पर? अजमेर की तरफ। अब अजमेर में तो ये फुप्पा बैठा ही हुआ था, अर्णोराज। बोला आओ, क्यों आए हो यहां पर? ये तो मेरा राज है यहां पर। तो इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत की एक्टिंग बाजी। बोला ठीक है, संभालते हैं, अभी करते हैं काम तुम्हारा तमाम।
भाई साहब अजमेर में एक जगह है, और ये लीजिए ये जगह बना देते हैं हम। यहां पर एक तरफ तुर्क और एक तरफ ये भाई साहब अर्णोराज जी, भयंकर भीषण धुआंधार इनके बीच में युद्ध होता है, और इन तुर्कों का कत्लेआम कर दिया जाता है, मारते हैं इनको, तलवारों से काट देता है अर्णोराज इसकी सेना, और चारों तरफ खून ही खून, खून ही खून इकट्ठा हो गया। चारों तरफ क्या हो गया? खून ही खून, खून ही खून ऐसे बिखर गया। किसका खून बिखर गया है? ये तुर्कों का खून बिखर गया। एक जगह है, उस जगह अजमेर में तुर्कों का कत्लेआम करवा दिया, मार दिया, चारों तरफ खून ही खून बिखर गया, लाल ही लाल हो गया चारों तरफ। अब बाद में क्या हुआ? तुर्क पराजित हो गए, मर गए। इसके बाद में दोस्तों क्या होता है, ये जो अर्णोराज है, इस नागौर की, इसकी अजमेर की इस भूमि को तुर्कों की जो खून से सनी हुई थी, खून जो बिखरा हुआ था, तुर्कों के खून से शुद्ध करने के लिए, तुर्कों के खून को से जो भीगी हुई थी धरती, उसको शुद्ध करने के लिए आना जी ने क्या काम किया? एक झील का निर्माण करवाया। क्या करवाया भाई? एक झील का निर्माण करवाया, एक झील का निर्माण करवाया। तो ये झील देखिए, ये झील बनवा दी। क्यों बनवाई थी आपको पता ही होगा, अभी मैंने बताया कि तुर्कों के कत्लेआम से, तुर्कों को मारने के बाद में जो खून से बिखरी हुई भूमि थी वो अशुद्ध हो गई थी, उस भूमि को शुद्ध करवाने के लिए फिर एक झील का निर्माण करवाया। किसने? एक झील का निर्माण करवाता है आपके आना जी, और इस झील का नाम है आना सागर। आप ही के नाम पर आना जी ने क्या नाम रख दिया? आना सागर झील का नाम रख दिया। क्या रखा भाई? आना सागर नाम इस झील का रख दिया। किसने? अर्णोराज जी ने। अर्णोराज जी ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। क्यों करवाया ये आपको पता ही है कि इसका निर्माण करवाया था, आना सागर झील का निर्माण तुर्कों से सनी हुई खून की भूमि को शुद्ध करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया। पूछा जाता है आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? हमने पहले पढ़ा था कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। इसकी जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। दोस्तों देखिए, ये अर्णोराज जी शासन कर रहे हैं कहां पर? अजमेर में। अजमेर में शासन कर रहे हैं ये, और चौहान, इनके काल में चौहान और चालुक्य संघर्ष प्रारंभ होता है। चौहान और चालुक्यों का क्या होता है? संघर्ष प्रारंभ होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि चालुक्यों का एक राजा था, शासक था, जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज चालुक्यों का एक शासक था। इसने क्या काम किया? इसने नागौर को जीत लिया, नागौर पे अधिकार कर लिया, और फिर क्या कर लिया? मालवा पे अधिकार कर लिया। अब इसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी, और ये कैसी प्रवृत्ति का राजा था? साम्राज्यवादी नीति का, साम्राज्यवादी नीति का। नागौर पे अधिकार कर लिया, मालवा पे अधिकार कर लिया। कौन? चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज। अब जब ये बढ़ रहा था, साम्राज्यवादी नीति का शासक था, आगे आगे बढ़ता जा रहा था, तो निश्चित रूप से अजमेर में कौन बैठा था? अर्णोराज। इनके बीच में निश्चित रूप से टकराव होना जरूरी हो गया था, क्योंकि ये सीमा बढ़ाना चाहता है, ये सीमा बढ़ने नहीं देता, क्योंकि ये भी स्वतंत्र शासक है। अब दोस्तों क्या होता है? इनके बीच में लड़ाई चलती है, चालुक्यों के बीच में और चौहानों के बीच में संघर्ष होता है। और इस संघर्ष में क्या होता है? इस संघर्ष में एक बार तो ये अर्णोराज पराजित हो जाता है, लेकिन संघर्ष के दरमियान इनके बीच इस जय सिंह सिद्धराज, जय सिंह सिद्धराज चालुक्य राजा था ये, सिद्धराज। इसकी बेटी थी कौन? कांचन देवी। कांचन देवी, अभी मैंने बताया था ना, कांचन देवी के बेटे कांचन देवी। इनके बीच में, दोनों के बीच में, अर्णोराज और जय सिंह सिद्धराज के बीच में मित्रता हो जाती है। मित्रता अर्थात ये समझौता कर लेते हैं कि लड़ते नहीं, और समझौता कर लिया, संधि। पहले इनके संघर्ष हो रहा था, दुश्मनी हो रही थी, फिर हो गई मित्रता। मित्रता हो गई तो आपसी रिश्ते अच्छे बन गए, और रिश्ते अच्छे बने तो जय सिंह सिद्धराज ने कहा, अरे यार सुन,
अर्णोराज। अब यार दोस्ती को हम रिश्ते में बदल लेते हैं, बहुत बार होता है कि दोस्ती है और दोस्ती को हम रिश्ते में बदलते हैं। तो अर्णोराज ने कहा कहना क्या चाहते हो? बोले मेरी बेटी है। बोले हाँ जी है। बोले इससे शादी कर लो। बोले कर लेंगे, क्या बात है इसमें। तो इसने जयसिंह सिद्धराज ने अपनी बेटी कांचन देवी का विवाह किससे कर दिया? अर्णोराज से कर दिया। किससे किया भाई? अर्णोराज से कर दिया। इनके अच्छे संबंध थे, बहुत बढ़िया संबंध थे, लेकिन 1147 ईस्वी में 1147 ईस्वी में जयसिंह सिद्धराज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। और मृत्यु होने के बाद में इस जयसिंह सिद्धराज का एक बेटा था कुमारपाल और एक का नाम था चहाड़। एक का क्या नाम था? चहाड़। अब देखिए जयसिंह सिद्धराज के टाइम पर और चौहानों का, चालुक्य और चौहानों की मित्रता थी, अच्छा शांतिपूर्वक माहौल था। लेकिन जैसे सिद्धराज की मृत्यु 1147 में हो गई, बेटे कौन इसके? कुमारपाल और चहाड़। अर्णोराज ने उत्तराधिकार में किसका साथ दिया? चहाड़ का साथ दिया। किसका? चहाड़ का साथ दिया। तो निश्चित ही है कुमारपाल तो नाराज होना ही था। अब शासक बन गया कौन? कुमारपाल शासक ही बन गया। अब ये साथ दे रहा है चहाड़ का कि चहाड़ को बनाना चाहता है, और कुमारपाल शासक बन गया। तो निश्चित रूप से पहले से चालुक्य और चौहानों के बीच में चली आ रही मित्रता और संग जो शांतिपूर्वक काम था वो क्या हो गया? फिर से इनके बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। किसके बीच में? चालुक्य और चौहानों के। किसके समय में? कुमारपाल के समय में। तो याद रखना है कि जयसिंह सिद्धराज के बेटे आपके कुमारपाल और चहाड़, जिसमें चहाड़ का साथ दिया अर्णोराज ने, और इस कुमारपाल गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद में चौहानों और इसमें आपके चालुक्य में फिर से संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों ये जो बात थी इसकी अर्णोराज की थी। फिर देखिए अर्णोराज है, इसने एक पुष्कर में एक मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में वरहा मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? अर्णोराज ने। इस वराह मंदिर को तोड़ा किसने? जहांगीर ने। इस वराह मंदिर का जहांगीर ने इस मंदिर को तोड़ दिया। इस मंदिर को तोड़ दिया। तोड़कर वराह की मूर्ति को पुष्कर झील में फेंकवा दी। पुष्कर झील में फेंक दी। देखिए वराह मंदिर का निर्माण तो किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। और इस मंदिर को तोड़ा किसने? जहांगीर ने तोड़ा। और इस मूर्ति को किसमें फेंकवा दिया? पुष्कर झील में फेंकवा दिया था। अब दोस्तों देखिए अर्णोराज की हत्या कौन कर देता है? जगदेव। और जगदेव किसका बेटा है? अर्णोराज का ही। इसने अपने पिता की हत्या की। पिता की हत्या की। किसने भाई? पिता की हत्या अर्णोराज ने, इसने जगदेव ने कर दी। किसकी? अर्णोराज की। इसलिए ये क्या कहलाता है? पितृहंता कहलाता है। पितृहंता कहलाता है। अब देखिए जगदेव ने अर्णोराज की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो इसके बाद में जो शासक बनता है अजमेर का, अर्णोराज के बाद में कौन शासक बनता है? अर्णोराज के बाद में शासक, अर्णोराज के बाद में शासक कौन बना? जगदेव बना। लेकिन कुटिलता के साथ बना, पिता की हत्या करके बना, पितृहंता था। लोग इसको कैसे स्वीकार करते? इसी का बेटा कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ इसका बेटा था। इस विग्रहराज चतुर्थ ने इस जगदेव की क्या कर दी? हत्या कर दी। इसको गद्दी से हटाया। और शासक कौन बन गया दोस्तों? शासक कौन बन गया? विग्रहराज चतुर्थ। अर्णोराज कुछ समय के लिए अजमेर का क्या बनता है? सॉरी, जगदेव अर्णोराज के बाद में शासक बनता है कुछ समय के लिए। फिर इस जगदेव की हत्या कौन करता है? विग्रहराज चतुर्थ। क्वेश्चन इसका जगदेव का यही आता है कि अजमेर के चौहान वंश में जो पितृहंता है वो कौन है? जगदेव।
या फिर पूछा जाता है कि अर्णोराज की हत्या किसने की? जगदेव ने की। फिर जगदेव की हत्या किसने की? विग्रहराज चतुर्थ ने की। दोस्तों फिर अजमेर का जो शासक बनता है वो बनता है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ 1153 ईस्वी से और 1164 ईस्वी तक, 1164 ईस्वी तक, 1164 ईस्वी तक ये क्या बनता है? अजमेर का शासक बनता है विग्रहराज चतुर्थ। देखिए बेटा किसका है? अर्णोराज का है। मां कौन है इसकी? सदवा है। इसका जो बेटा होता है वो कौन है? अपारगांगे है। कौन है? अपारगांगे। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इस व्यक्ति की दो उपाधियां थी और एग्जाम में बड़ी महत्वपूर्ण उपाधियां थी। एक तो क्या थी? कवि बांधव, और एक थी कटि बंधु। ये संगीत का, साहित्य का प्रेमी था। संगीत का भी प्रेमी था, साहित्य का भी प्रेमी था। तो इसकी याद रखनी है उपाधि आपको। कवि बांधव और दूसरी उपाधि मैं बता रहा हूं कटि बंधु। कटि बंधु ये याद रखना है। कवि बांधव और कटि बंधु ये दोनों उपाधियां किस राजा की थी? विग्रहराज चतुर्थ की थी। किसकी थी भाई? विग्रहराज चतुर्थ की थी। इस विग्रहराज चतुर्थ ने, एक विद्वान था इसके दरबार में रहता था, धर्मघोष सूरी। धर्मघोष सूरी। और इस धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशमी, जिसे 11 बोलते हैं ना अपन, एकादशमी के दिन पशु वध पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। किस पर? पशु वध पर क्या लगाई? रोक। तो देखना अजमेर के कौन सा चौहान वंश का शासक जिसने पशु वध पर रोक लगाई थी वो कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। किसके कहने पर लगाई? धर्मघोष के कहने पर। किस तिथि को लगाई? एकादशमी को लगाई थी। तो याद रखना है उपाधियां कवि बांधव, कटि बांधु और आपकी धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशमी के दिन पशु वध पर विग्रहराज चतुर्थ ने क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। दोस्तों इस विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को जीत लिया था। किसको? दिल्ली को जीत लिया था। दिल्ली को जीता। ये हमें दिल्ली में एक शिलालेख लगा है, उससे भी जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख से भी जानकारी मिलती है। दिल्ली शिलालेख, उसमें भी दिल्ली के शिलालेख से भी हमें जानकारी मिलती है, बिजोलिया शिलालेख से भी। दिल्ली को किसने जीता? राजस्थान का एकमात्र राजा, साम्राज्य जिसने अपना साम्राज्य राजस्थान से दिल्ली तक फतह कर लिया था वो कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। अर्थात उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति यदि स्थापित की देखी किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। आज भी कहते हैं कि दिल्ली जिसने जीत ली वो सब कुछ है, देश का सर्वेसर्वा है। तो देख लो विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली को जीत लिया था, कितना अच्छा राजा था। अब बताते हैं कि इतिहासकार कि जब दिल्ली पर इसने आक्रमण किया था, अधिकार किया था, तो यहां पर कौन रह रहा था? मदन पाल प्रतिहारों का शासक रह रहा था, सामंत रह रहा था। मदन पाल था उस व्यक्ति का नाम। तो दिल्ली को जीतने वाला कौन है? विग्रहराज चतुर्थ है। दिल्ली तक साम्राज्य किसने विस्तार किया? विग्रहराज चतुर्थ ने। अर्थात इसके काल को क्या कहा जाता है? चौहानों का, चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है गोल्डन एज ये किसको कहा जाता है? चौहानों का गोल्डन एज किसको कहा जाता है? विग्रहराज। इसके कार्यकाल को, क्योंकि दिल्ली तक साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, तो चौहानों का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? विग्रहराज चतुर्थ का कहलाता है। तो याद रखना है आपको कि ये जानकारी भी हमें दिल्ली के शिलालेख से मिलती है। तो ये हमें, और इसने एक साहित्य सम्मेलन भी किया था अजमेर में। क्या किया? अजमेर में साहित्य सम्मेलन भी बुलाया था। मैंने बताया ना संगीत और साहित्य में बड़े रुचि रखने वाला था, साहित्य में रुचि रखने वाला था। और इसका जो अध्यक्ष बनाया इस साहित्य सम्मेलन का, वो किसको बनाया था? सोमदेव को बनाया था। सोमदेव को बनाया था, ये याद रखना है। अब देखिए इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण बनवाया। किसका?
संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। संस्कृत पाठशाला का, तो अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। कालांतर में बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ दिया था। पाठशाला को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। देखिए, संस्कृत पाठशाला के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़कर क्या बनाई? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। ये एक मस्जिद है और यहां पर 2.5 दिन का उर्स लगता है। 2.5 दिन का उर्स लगता है। किसकी याद में? पंजाब शाह संत की याद में 2.5 दिन का उर्स भी लगता है। यहां पर कई कहते हैं कि 2.5 दिन में इसका निर्माण करवाया गया था, बाकी 2.5 दिन का पंजाब शाह का यहां पर क्या लगता है भाई? उर्स लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी किसने करवाया था? आपके संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। तो ये आपका विग्रहराज चतुर्थ। इसके दरबार में नरपति नाल्य, सोमदेव ये विद्वान भी रहा करते थे। नरपति नाल्य ने ग्रंथ भी लिखा था, विशलदेव। तो और हमें एक जो इनका नाटक था, हरि केली नाटक, हरि केली नाटक स्वयं भी ये लिखता था। हरि केली नाटक किसने लिखा था? ये लिखा था किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। और इसकी जो पंक्तियां हैं वो संस्कृत पाठशाला की इस दीवारों पर निर्माण करवाया गया था। तो याद रखना, हरि केली नाटक किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। इसके दरबार में नरपति नाहले और सोमदेव ये विद्वान रहा करते थे। इसने बीसलपुर गांव बसाया, बीसलपुर और बीसलपुर बांध भी बनवाया। तो ये भी याद रखना है, आना सागर झील तो किसने बनवाई? आना जी ने बनवाई थी। और ये बीसलपुर बांध किसने बनवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया। इसके काल को क्या कहा जाता है? चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्या था? विग्रहराज चतुर्थ। इसके बाद में जो शासक बनता है, इसके बाद में शासक कौन बनता है? विग्रहराज चतुर्थ के बाद में, विग्रहराज चतुर्थ के बाद में शासक बनता है अपार गांगे। अपार गांगे क्या बनता है? शासक बनता है। कहां का? अजमेर का। अपार गांगे के बाद में शासक बनता है पृथ्वीराज सेकंड, जो जगदेव का बेटा। ये क्या होता है? निसंतान मर जाता है। क्या मर जाता है? निसंतान, मतलब इसके बेटा नहीं है, कोई भी नहीं है उत्तराधिकारी। तो इसका चाचा, और चाचा कौन? सोमेश्वर चौहान। चाचा सोमेश्वर चौहान यहां का क्या बनता है? शासक बनता है, राजा बनता है सोमेश्वर चौहान। देखिए, सोमेश्वर चौहान ने ही क्या काम किया? सोमेश्वर चौहान के काल का कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख। सोमेश्वर चौहान क्या? बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, शिलालेख। ये किसके काल का है? सोमेश्वर चौहान के। इसकी एक उपाधि थी, वो आपको याद रखनी है। उपाधि प्रताप लंकेश्वर की, प्रताप लंकेश्वर की। ये क्या थी? उपाधि। किसकी? सोमेश्वर चौहान की प्रताप लंकेश्वर की क्या है जी? उपाधि है। तो याद रखना, बिजोलिया शिलालेख इसके काल का है 1170 ईस्वी। इसकी इससे पहले की जानकारी खूब देता है। तो उपाधि का नाम याद रखना है, प्रताप लंकेश्वर उपाधि थी, वो किसके थी? सोमेश्वर चौहान के थी। इसका बेटा कौन है? पृथ्वीराज सेकंड, तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय इसका क्या है? बेटा है।
तो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक धन्यवाद।